फ्लो स्टेटमेंट। इस पूरे टॉपिक के डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो स्टेटमेंट एक परफॉर्मा है जो दिखाती है कंपनी के इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कितना कंपनी में कैश आया है और कितना कंपनी में कैश गया है। समझ सकते हैं कि अगर कंपनी के पास किसी भी मीडियम से कैश आता है तो उसको कैश इनफ्लो बोलेंगे, और किसी भी मीडियम से कैश जाता है तो उसको कैश आउटफ्लो बोलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो का एक परफॉर्मा है जो कंपनी प्रिपेयर करती है फॉर द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अब सवाल आता है कि हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। अब हम डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें हम हर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे अगर हमने कैश सेल किया तो ये डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर को, ये भी हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो डायरेक्ट मेथड में जो भी हमारा कैश आउटफ्लो या फिर इनफ्लो एक्चुअली में होगा वो सारे रिकॉर्डेड होंगे। जैसे आपने 11th क्लास में कैश बुक प्रिपेयर करा होगा, उसी टाइप का कुछ बनेगा। तो अब इनडायरेक्ट, जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर इमेज में कि जो भी हमारे एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हैं वो हमें दिख रहे हैं। जैसे कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, इट इज़ कैश इनफ्लो। परचेज ऑफ बिल्डिंग, इट इज़ कैश आउटफ्लो। जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर, इससे हमारे पास कैश आता है तो कैश इनफ्लो। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इससे हमारे पास से कैश जाता है, हमें पे करना पड़ता है, इट इज़ आउटफ्लो। डिविडेंड पेड इज़ ऑल्सो एन आउटफ्लो ऑफ कैश। इंटरेस्ट हमने किसी को दिया तो ये भी आउटफ्लो है कैश का। डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स पे अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो है कैश का। अगर हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इनफ्लो है कैश का। अब हम चलेंगे इनडायरेक्ट मेथड की ओर। जैसा कि हमें पता है कि देयर इज 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मेथड तो नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। जो भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट ऑन अदर हैंड इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन बैलेंस शीट लाइन आइटम। जैसे कोई भी एसेट, शेयर कैपिटल हो गया, फिर डिबेंचर हो गया, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें। द इनडायरेक्ट मेथड हमें प्रेजेंट करता है कैश फ्लो बिगिनिंग विद द नेट इनकम और द लॉस। ये नेट इनकम और लॉस के साथ बिगिनिंग होता है। अगर आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो इसका पहला पॉइंट ही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से चालू होता है। तो यही बोल रहा है कि बिगिनिंग विद नेट इनकम और लॉस विद सब्सिक्वेंट एडिशन और डिडक्शन फ्रॉम दैट अमाउंट फॉर नॉन कैश रेवेन्यू एंड एक्सपेंस लाइन रिजल्टिंग इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के 2 मेथड होते हैं, या तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। बट अदर एक्टिविटीज़ जो भी हम इसमें पढ़ेंगे उसके एक ही मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड। ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज़ अ 2 मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेनली हम इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजियर टू प्रिपेयर।
And another important reason of using indirect method is that कि जो भी स्टेक होल्डर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा बैलेंस शीट आइटम्स को एनालाइज करते हैं फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन द कंपनी। क्यों? इस वजह से हम इनडायरेक्ट मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज इट प्रेजेंट much more information than direct method, because it is all. And second, why it present more information than direct method, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोरली अक्रूवल बेसिस पे बनते हैं रादर देन कैश बेसिस। ओके, तो अब इनडायरेक्ट मेथड में कुछ मेन एक्टिविटीज़ हैं, हम उसकी ओर चलेंगे। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, देर आर 3 मेन एक्टिविटीज़ इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस वीडियो में हम तीनों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे बेसिक सा, एंड बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इन सब में सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें क्या बताता है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज़ ऑल अबाउट कि हमारे कंपनी का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश कंपनी में आ रहा है और कितना कैश कंपनी से जा रहा है। फिर से रिपीट करूँगा, हमारे कंपनी के मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। मीन्स अगर कोई भी आप काम करते हैं, जैसे कोई चाय वाला है, तो चाय वाले का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी चाय बेचना है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी उसका सॉफ्टवेयर बना के बेचना है, उसकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है। अदर टाइप से वो कुछ भी इनकम अर्न करेगी, जैसे रेंट रिसीव हो गया, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर, ये सारे उसके मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं जाएंगे, अदर इनकम्स में जाएंगे। तो इस वजह से वट एवर बी द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अदर एक्टिविटीज़ में आता है सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किससे डील करता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ ऑल अबाउट ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेल ऑफ एसेट। एसेट मीन्स एनी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट मीन्स लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करेंट एसेट जिसे हम बोलते हैं। करंट एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होगी कभी भी। ओनली इट रिलेट्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है उस पर कोई भी पैसा हमें मिलता है, मतलब इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, अगर हमने कहीं रेंट पे मकान दे रखा है, ये सारे इनफ्लो आउटफ्लो ये सारे इन्वेस्टिंग का पार्ट बनते हैं। मींस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो भी हम करेंगे वो सारे इन्वेस्टिंग का पार्ट बनते हैं। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है इन्वेस्टिंग के टाइम पे। अगर हमने सेल करा है फिक्स्ड एसेट का, तो ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। ये क्या है? कैश इनफ्लो। हमारे पास कैश आता है अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो होता है। अगर हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो ये इनफ्लो है। अगर हमें डिविडेंड मिलता है अपने किसी भी इक्विटी शेयर्स पे जो भी हमने सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखा है, वो सारे पे वो हमारा कैश इनफ्लो है। अगर हमें कहीं से रेंट रिसीव होता है वो कैश इनफ्लो। ऐसा ही हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, वो हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा कैश आउटफ्लो होता है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, ये हमारा कैश आउटफ्लो है। हमने किसी को पैसा दिया है इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, ये कैश आउटफ्लो, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। सो इन समरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ relates to all capital expenditures and receipt, which relates to non-current investment and non-current assets, not liabilities, only for assets
purpose. Although exceptions are always there, but we will going to cover exceptions in our upcoming videos. तो बी स्टे ट्यून. अब चलते हैं थर्ड एक्टिविटीज़ की ओर. थर्ड एक्टिविटी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इज ऑल अबाउट जो भी हमने पैसा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है फॉर अरेंजिंग फंड्स मतलब हमारे को जो भी बिजनेस में पैसा यूज़ करना है वो कहीं से हम अक्वायर करते हैं, या फिर जैसे शेयर कैपिटल, हमने कहीं से लोन ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एट्सेट्रा. जो भी हमने पैसा अरेंज करने के लिए कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो सारा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी पैसा हमने फंड्स अरेंज करने के लिए इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है फंड्स अरेंज करने के चक्कर से, वो सारे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाता है. ओके, जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो. अगर हमने शेयर इशू किया फॉर कैश तो कैश का इनफ्लो होगा, हमारे पास पैसे आएंगे. सेम डिबेंचर्स इशू किया फॉर कैश तो हमारे पास पैसे आएंगे. अगर हमने बोरो किया है कहीं से फंड तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो देन अगेन इनफ्लो. अगर हमने शेयर्स सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे इशू कराया तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी आया हमारे पास वो कैश इनफ्लो है. अगर हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज, इन सेम वे अगर कैश आउटफ्लो, अगर हमने लोन रीपेमेंट कर दिया तो हमारा कैश आउटफ्लो है. अगर हमने प्रेफरेंस है या फिर डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो है. अगर इक्विटी शेयर वालों को हमने पैसा वापस कर दिया जिसको हम बाई बैक बोलते हैं तो कैश आउटफ्लो है. डिविडेंड या इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे या फिर लोन्स पे, और डिविडेंड इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर पे, तो ये कैश आउटफ्लो है. ऐसा ही हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर कम हो गया तो मतलब हमने बैंक को उसके हमने जो भी ओवरड्राफ्ट किया था उसका रीपेमेंट कर दिया, तो ये भी कैश आउटफ्लो है. इन समरी जो भी हमने पैसा किसी से जो भी बिजनेस में पैसा लगाना है उस पैसे को लाने के लिए या फिर रिफंड करने के लिए जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो फाइनेंसिंग में जाता है. हम होल टॉपिक को समराइज करें तो समराइजेशन में तो कैश फ्लो अगर हमारा मेन रेवेन्यू एक्टिविटी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर यस होगा इसका आंसर तो नो तो हम देखेंगे क्या लॉन्ग टर्म एसेट से है मतलब नॉन करेंट एसेट, तो ये अगर इसका आंसर यस तो इन्वेस्टिंग में जाएगा. अदरवाइज नो तो हम देखेंगे क्या इक्विटी या फिर बोरोइंग से है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का. इसी से हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व कैश फ्लो स्टेटमेंट इन जस्ट 5 और 10 मिनट्स. तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगर नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक करें. और